हेलो दोस्तों, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 28 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका डिटेल से बताया जाएगा, मैपिंग के माध्यम से और स्टैटिक जीके के माध्यम से पूरा डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज इम्पोर्टेंट डेज के अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय खरपतवार दिवस मना रहे हैं। कौन सा दिवस? सॉरी, राष्ट्रीय खरपतवार प्रशंसा दिवस मना रहे हैं, ना कि राष्ट्रीय खरपतवार दिवस। तो प्रशंसा दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए, प्रशंसा दिवस होता है किसी को जो है प्रोत्साहित करने के लिए ही मनाया जाएगा, उसको प्रशंसा करने के लिए। यानी नेशनल वीड अप्रिसिएशन डे मना रहे हैं। हम मना रहे हैं 28 मार्च को मना रहे हैं। प्रशंसा क्यों? ये प्रशंसा दिवस क्यों मनाया जा रहा है? वो भी खरपतवार के लिए। तो आप जानते होंगे कई सारे ऐसे खरपतवार हैं जो हमारे पौधों के लिए, हमारे जो है मिट्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी लिए जो है इसको याद, इसके याद में कि हाँ, खरपतवार भी जो है, कुछ खरपतवार हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे मिट्टी को न्यूट्रिशन देते हैं, पहले नंबर पोषण देते हैं, और हमारे पौधों के लिए जो है उर्वरक का कार्य करते हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि कुछ खरपतवार हमारे और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, इकोसिस्टम के लिए फायदेमंद है, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य बनने की घोषणा की है? तो ये आपको बताना है किस देश ने नए, जिसको कहता है नया विकास बैंक, तो उसके सदस्य बनने की घोषणा की है। तो सही उत्तर आपका रहेगा, पहले विकल्प देखिएगा, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, श्रीलंका। सही उत्तर आपका रहेगा। अच्छा, आप ये बताइए इसमें से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है? तो आप पाएंगे सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया इसमें से विकल्प में जो है। इंडोनेशिया, ये भी पिछली वर्ष है। इंडोनेशिया पिछली वर्ष क्या, अभी इसी वर्ष जनवरी के आसपास, इसी वर्ष जो है इंडोनेशिया क्या हुआ है, ब्रिक्स का सदस्य बना है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी जो है ये, क्योंकि ये ब्रिक्स बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक एक ही है, क्योंकि ब्रिक्स देशों द्वारा जो है इसको गठित किया गया था। 2014 में बनाया गया था, लेकिन 2015 में ये प्रभावी हुआ था, इफेक्टिव हुआ था। तो इंडोनेशिया अभी इसका सदस्य बना था ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स ही जो है, ब्रिक्स का सदस्य होने के नाते ये जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी सदस्य होने की इच्छा जताई है, घोषणा की है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोयो सुबियांतो। इनको आप जानते होंगे, यही अब की बस हमारे जो गणतंत्र दिवस था उस पर ये मुख्य अतिथि के रूप में यही उपस्थित हुए थे। तो प्रबोयो सुबियांतो ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, का सदस्य बनने की घोषणा की है। और यह ब्रिक्स बैंक का 12वां सदस्य होगा। ये भी आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। कौन सा नंबर का सदस्य बना है? तो 12वां सदस्य। या तो ब्रिक्स बैंक में कितने सदस्य हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी तक कितने हैं? 12 सदस्य हो गए हैं। और ब्रिक्स बैंक में कितने देश हैं? तो आपको बताना है लगभग लगभग कितने देश हैं, कि 11 देश हैं। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। यह बैंक जो है ब्रिक्स देशों द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिक्स देशों के द्वारा। क्यों? इसका उद्देश्य क्या है न्यू डेवलपमेंट बैंक का? तो उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए जो है वित्तीय संसाधन जुटाना इसका क्या है? उद्देश्य है। इस उद्देश्य से ये जो है बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो ये जो है 2014 में बनाया गया था, हस्ताक्षर किया गया था ब्रिक्स देशों द्वारा। लेकिन जुलाई 2015 में ये जो है प्रभावी हुआ था, इफेक्टिव हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 2015 में। इसको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। संघाई में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन चीन के संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि इसके कुछ जो है रीजनल ऑफिस भी हैं, रीजनल जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जैसे आप देखेंगे जोहान्सबर्ग, ये कहाँ है आपको बताना है, अभी हम आपको इसे बता दूंगा। जोहान्सबर्ग एक हो गया इसका क्षेत्रीय कार्यालय, जो सबसे पहला क्षेत्रीय कार्यालय खुला था। दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय आपका साओ पाउलो है। आपको बताना है कहाँ है ये दोनों देश, दोनों, साओ पाउले पाउलो। और तीसरा आपका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? आपकी गिफ्ट सिटी गुजरात में गांधीनगर में है। कहाँ है? गांधीनगर गिफ्ट सिटी में। तो आपके अभी इसके जो है 3 क्षेत्रीय कार्यालय है, इससे ज्यादा क्षेत्रीय कार्यालय नहीं। यही आपसे पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी गांधीनगर में पिछली वर्ष जो है इसका गिफ्ट का क्या बना था, गिफ्ट का क्या बना था, सॉरी 1 मिनट,
और रूस में भी इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय है। तो जोहान्सबर्ग आपका कहाँ हो गया है, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग है। और ये कहाँ है, साओ पाउलो ब्राजील में है। और गांधीनगर कहाँ है आपका, अपने गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। तो इसको ध्यान रखना है। और गुजरात में है ये। तो ये 3 इसके क्षेत्रीय कार्यालय है मुख्यतः। और संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट इसके जो है डिल्मा डिल्मा राउसेफ है। कहाँ के हैं, ब्राजील से बिलोंग करते हैं। और अगर सदस्य देखेंगे इस ब्रिक्स बैंक के, अभी 12 सदस्य हो चुके हैं। तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो इसको तो आपको याद रखना है, ये ब्रिक्स के सदस्य हैं। BRICS ब्रिक्स के क्या है, सदस्य हैं। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है 2010 में जुड़ा था ब्रिक्स में। ब्रिक्स की स्थापना आपका कब हुआ था, 2009 में हुआ था। पहली बैठक जब हुई थी तो उसमें साउथ अफ्रीका को जो है जोड़ा गया था। तब इसमें पहले ब्रिक था ये, फिर बाद में इसका ब्रिक्स कर दिया गया था। बांग्लादेश इसमें देखेंगे, इसका जो है गैर ब्रिक्स सदस्य है। बांग्लादेश हो गया, यूएई तो इसका सदस्य भी है। मिस्र हो गया, उरुग्वे, ईरान, इथोपिया, इंडोनेशिया, ये इसके क्या है, देखिएगा ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य हैं। लेकिन ब्रिक्स के सदस्य आपको देखना जरूरी है। तो ब्रिक्स में आपके कौन कौन सदस्य हैं सॉरी, तो ये आपको हम पांचों तो बता दिए ब्रिक्स के सदस्य हैं। दक्षिण अफ्रीका तक आपको याद रखना है। उसके बाद आपका इसमें से एक मिस्र हो गया, ये भी इसका सदस्य है। इथोपिया हो गया, इसका सदस्य है। इंडोनेशिया हो गया, इसमें है इंडोनेशिया, हाँ ये अभी पिछले वर्ष बना है। और ये आपका जो है एक हो गया इंडोनेशिया। ईरान और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शायद नहीं है। ईरान, हाँ ये देखिए ईरान भी है। यूएई भी है इसमें से। तो इसके जो है अभी इतने सदस्य हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। तो ब्रिक्स के बारे में हम आपको कई सारे बातें बताएं, इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा चुका है कहाँ है ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर आपका जहाँ कहाँ है, तो संघाई में है। अगला है, चर्चा में रहा भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये क्यों चर्चा में है, अभी इसके बारे में आपको बताएंगे। तो पहले आपको बताना भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो अब हमको लग रहा है भद्रा नदी जरूर सुने होंगे। तो भद्रा नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जो कर्नाटक में ये नदी बहती है। कर्नाटक वन विभाग हासन, चिकमंगलुरु और कोडागु में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए भद्रा वन्यजीव अभयारण्य में पकड़े गए हाथियों को सॉफ्ट रिलीज करेंगे। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, जो ये वन विभाग है कर्नाटक का, कर्नाटक वन विभाग, जो इसमें आप जानते हो कि मानव और हाथी में जब संघर्ष होता है, संघर्ष मतलब क्या होता है, आप जंगल के आसपास के रास्ते जा रहे हो, हाथी वहां आपको मार देती है। या आप कई बार देखते होंगे गाड़ियों को जो अपने सूंड के माध्यम से पलट देती है, या लोगों को रपट के मार देती है। तो ये होता है मानव हाथी संघर्ष। तो उसके तहत जो है, जो हाथी इस तरह से कार्य करते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। तो वही अभी तक जो पकड़ा गया था हाथियों को, तो उनको ये कह रहा है कि सॉफ्ट रिलीज, इनको धीरे धीरे करके इनको रिलीज किया जाएगा। ये नहीं कि मान लीजिए अगर 50 हाथी पकड़े गए हैं अभी तक, तो इनको एक ही साथ छोड़ जाएगा। धीरे धीरे करके सॉफ्ट रिलीज करके इनको छोड़ा जाएगा, मतलब सॉफ्ट रिलीज किया जाएगा धीरे धीरे। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानेंगे। कर्नाटक के चिकमंगलुरु और शिवमोगा जिले में इसका स्थिति है। भद्रा नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। 1951 में इसे जो है वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। लेकिन 1998 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का यह हिस्सा बन गया था, यानी टाइगर रिजर्व भी ये है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये देखेंगे आपका भद्रा टाइगर रिजर्व सॉरी, देखेंगे तबीयत हमारा गड़बड़ है, लेकिन तब भी आपका वीडियो आएगा और आता रहता है। आप सब जानते होंगे, थोड़ा सा मतलब हो सकता है आपको डिस्टर्ब लगे, लेकिन आपका वीडियो आता रहता है। कल मैं दिन भर पूरा परेशान था अपने तबीयत से। अगला है, किस मंत्रालय या आयोग ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ भारत का सामाजिक संरक्षण डेटा पुलिंग अभ्यास शुरू किया है। तो सामाजिक संरक्षण डेटा पुलिंग अभ्यास अभी हो रहा है, एक्सरसाइज है। तो किसके साथ ये जो है, या किस संगठन या आयोग के साथ
ये हुआ है मंत्रालय के साथ। विकल्प में नीति आयोग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सही उत्तर आपका रहेगा बी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो है इस डेटा पुलिंग को जो है एक्सरसाइज कर रही है आईएलओ के साथ। तो 19 मार्च 2025 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राज्य सरकारों और आईएलओ के साथ भारत के सामाजिक सुरक्षा डेटा पुलिंग अभ्यास की जो है शुरुआत की है। यह पहल जो है इनक्रिप्टेड आधार का उपयोग करके 34 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत करती है 200 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड जो है संसाधित करती है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो है 2021 में, जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज मतलब क्या, जिसके नाम पे बीमा होता है या जो इनके जो है जीवन एलआईसी होता है, जीवन बीमा उनको कराते हैं, तो उनका होता है सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो है 24.4% से दुगना होकर के 2024 में 48.8% हो गया है, जिससे भारत की जो है 65% आबादी को लाभ हुआ है। मतलब 65% आबादी भारत की जो है बीमा कवर के अंतर्गत आ गई है। उद्देश्य क्या है इस जो है पहल का, कल्याण व्यय को जो है, जो कल्याणकारी व्यय होते हैं उनको जो है अनुकूलित करना। मतलब अनुकूलित करने मतलब क्या, जो जैसे कल्याण के लिए आप कार्य कर रहे हैं किसी के लिए, तो वो व्यय जो है अनुकूल हो उसके, जिस हिसाब से आप कल्याण कर रहे हैं। वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना और भारत की वैश्विक सामाजिक सुरक्षा वार्ता को सुरक्षित करना है, मजबूत करना है। तो इस उद्देश्य के तहत ये पहल शुरू किया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वैश्विक स्तर पर श्रमिकों की रक्षा करने के लिए ये गठित किया गया था। 1919 में ये स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपका जो है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ये आपको दोनों याद रखना। दूसरी नंबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो ट्राई पार्टी बॉडी है, पहला ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे बॉडी है जो ट्राई पार्टी है। अब इसका ट्राई पार्टी मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। ट्राई पार्टी यानी 3 पार्टियां इसमें शामिल हैं। 3 पार्टियां कौन कौन से, एक होती है गवर्नमेंट, इसमें शामिल होती है, एक होती है एम्प्लॉयर, और एक होता है कौन, एम्प्लॉई। मतलब तीनों लोग जो है इसमें मिलके ये संगठन में काम करते हैं। तो गवर्नमेंट होती है एक जो है रोजगार देने वाला और रोजगार लेने वाला, तीनों इसमें शामिल होते हैं। सरकार, और इसमें सरकार भी शामिल है। तो ये जो है ये भी ध्यान रखना, ट्राई पार्टी पहला ऐसा बॉडी है जो ट्राई पार्टी है। तो जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मित्रों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। सॉरी। डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल BLSRSAM का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है? तो ये आपको बताना है ये डीआरडीओ ने किसके साथ सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। विकल्प में भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय कोस्ट गार्ड यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसे भारतीय तटरक्षक बल कहते हैं। वैसे भारतीय नौसेना के साथ ये एक्सरसाइज जो है, सॉरी ये जो है टेस्टिंग सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है इसका जो BLSRSAM है। आप जानते होंगे चांदीपुर जो है उड़ीसा में स्थित एक का है स्थल है, उड़ीसा में चांदीपुर, जहाँ जो है इंटीग्रेटेड टेस्टेड रेंज इसे कहते हैं, परीक्षण रेंज है। तो यही जो है कोई ऐसा जो परीक्षण किया जाता तो उड़ीसा के चांदीपुर में ही किया जाता है। तो डीआरडीओ जिसके अंदर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो है भारतीय नौसेना ने और डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 26 मार्च को उड़ीसा के ITR यानी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में चांदीपुर में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मिसाइल ने जो है कम ऊंचाई पर एक उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य के प्रभावी ढंग से जो है निशाना बनाया है और उसको नष्ट कर दिया है। यानी जिस लिए जो है कम ऊंचाई पर और जो उच्च गति से चलने वाली हवाई लक्ष्य था उसको टारगेट करना था, तो वो लक्ष्य साबिये जो है उसको अपना जो है टारगेट कर लिया और उसको निशाना बना करके नष्ट भी कर दिया। यानी ये जो है सफल टेस्ट जो है सफल रहा था। तो कहाँ किया गया है, ITR जो है चांदीपुर में किया गया है। ये भी आपसे लोकेशन भी पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस यानी GSMA
देखेंगे नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो मोबाइल से कम्युनिकेशन है उसके लिए पूरा विश्व लेवल पे एक कार्य करने वाली संस्था है। तो इसका चेयरमैन किसी भारतीय को नियुक्त किया गया है। अब उस भारतीय का नाम क्या है आपको बताना है, GSM में क्या है। तो विकल्प में गोपाल विट्ठल, गोपाल बिट्टल है वैसे, सुनील मित्तल, संदीप दास, इनमें से कोई नहीं है। सही उत्तर आपका रहेगा गोपाल बिट्टल जो है इसके चेयरमैन नियुक्त हुए हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के। तो गोपाल बिट्टल को GSMA का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनका पद जो है 2026 के अंत तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। ये भारतीय एयरटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, इसको भी ध्यान रखना है। गोपाल विट्ठल कौन है, तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है भारतीय एयरटेल के। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बारे में जानते हैं। तो 1995 में स्थापित, ये लंदन में स्थित एक संगठन है। 1995 में स्थापित हुआ था लंदन में इसका, इंग्लैंड के लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान में 1200 से अधिक कंपनियां इसके जो है सदस्य हैं। और मोबाइल नेटवर्क, इसका उद्देश्य है मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व करना, यानी कहीं आपको बातों को पहुंचाने के लिए ये कार्य करता है। GSM में कार्य करता है, जो मोबाइल डेटा नेटवर्क ऑपरेटर हैं उनके लिए ये कार्य करता है। तो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला है सुनील कुमार ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो ये कौन सा पदक जीते हैं, विकल्प में है स्वर्ण, रजत, कांस्य और A और C दोनों, यानी स्वर्ण और कांस्य दोनों। सही उत्तर आपका रहेगा ये कांस्य पदक जीते हैं। कौन जीता है कांस्य पदक, सुनील कुमार ने जीता है। तो सुनील कुमार ने जॉर्डन के अम्मान में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला पदक जीता है। 87 किलोग्राम भार वर्ग में ये ग्रीको रोमन वर्ग में जो है कांस्य पदक जीता है। किसको हरा करके, जिया सकिन हुआंग को जो है, जो चीन से बिलोंग करते हैं, तो वो चीन के उनको हरा करके ये उपलब्धि हासिल किए हैं। यह सुनील का 5वां सीनियर एशियाई चैंपियनशिप पदक है। कौन सा है, 5वां। यानी कब कब ये पाए हैं, तो 2020 में स्वर्ण पाए थे, 2019 में रजत, 2022 और 23 में कांस्य। अब की बार का फिर कांस्य जो है, ये 5वां इनका अवार्ड है। ये भारत के लिए पहला पदक जीते हैं अब की बार से, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है सुमित रेड्डी ने संन्यास की घोषणा की है, तो ये किस खेल से संबंधित है। हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, फुटबॉल। सही उत्तर आपका रहेगा बैडमिंटन से ये संबंधित है। कौन, सुमित रेड्डी। तो इनको जो है अभी ये संन्यास की घोषणा कर दिए हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो भारत के ये युगल यानी डबल्स में ये जो है मैच खेलते थे। तो युगल बैडमिंटन विशेषज्ञ बी सुमित रेड्डी ने जो है कोचिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संन्यास की घोषणा की है। तो ये आप बच्चों को सिखा रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना क्या कर लिया है, संन्यास की घोषणा की है। ये 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक विजेता टीम का हिस्सा थे। तो इनको भी आपको याद रखना। सुमित रेड्डी के बारे में आप सब शायद जानते होंगे जरूर। ये शायद इमेज है, नहीं इमेज हमको लग रहा भूल गए हैं लगाने के लिए। अगला है किस बैंक ने यस के मजूमदार को कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो ये आपको बताना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है इसके कौन नियुक्त हुए हैं, किस बैंक ने इनको जो है नियुक्त किया है। विकल्प में HDFC बैंक, केनरा बैंक, PNB, पंजाब नेशनल बैंक या सिंडिकेट बैंक। सही उत्तर आपका रहेगा केनरा बैंक ने जो है, केनरा बैंक ने इसे जो है अपना क्या नियुक्त किया है, कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो ये है देखेंगे आपके यस के मजूमदार। तो इन्हीं को जो है केनरा बैंक ने यस के मजूमदार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, जो 24 मार्च 2025 से प्रभावी है इनका कार्यकाल। तो कब से है, 24 मार्च से ये प्रभावी है, मतलब केनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आज का सेशन दोस्त यहीं तक रखते हैं। वीडियो अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। और अपने मित्रों तक इसको शेयर करते रहिएगा रोज। फिर अपना पढ़ाई करते रहिएगा, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।